खाना खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एनर्जी भी बन जाएगी, लेकिन ये एनर्जी तो बॉडी के सारे सेल्स को चाहिए, तो कौन लेके जाएगा? That is exactly where we will talk about transportation. Hello everyone, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पहला वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर हमने कवर किया था डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, और आज के वीडियो में हमारा एजेंडा है कवर करने का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद लाइफ प्रोसेसेस के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो तैयार हुए सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के हर एक सेल को सारी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो वाटर हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारे सेल तक पहुंचनी चाहिए। सिमिलरली हर सेल के अंदर कुछ कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब सेल्स के अंदर में से उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल लाना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसका मतलब हमें कोई तो ऐसा सिस्टम चाहिए, कोई तो ऐसा प्रोसेस चाहिए जो सारी अच्छी चीज़ें या यूज़फुल चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ों को बॉडी के सारे सेल तक पहुंचाए और उन सारे सेल्स में से उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके बॉडी से बाहर लेके जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, दैट इज़ वॉट वी विल डिस्कस अंडर दिस एंटायर टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस लॉजिक को आप कुछ ऐसे समझ लो, जैसे मान लो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर लेट्स से 20 मकान है। अब हर मकान के अंदर चूंकि एक फैमिली रहती है तो वहाँ पर लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, उन्हें पानी चाहिए होता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, घर को साफ करने के लिए, राइट, फॉर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज़। नॉट जस्ट पानी, उन्हें पानी चाहिए होता है, उन्हें खाने का सामान चाहिए होता है, उन्हें दुनिया भर की चीज़ें चाहिए होती है टू रन द फैमिली। एट द सेम टाइम हर दिन उस घर में से बहुत सारा कूड़ा कचरा भी निकलता है, राइट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। अब उस घर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कूड़ा घर से बाहर भी लेके जाए, राइट। सिमिलरली बहुत ज़रूरी है कि उस कॉलोनी का सारा कूड़ा उस कॉलोनी से भी बाहर चला जाए किसी जगह पे, करेक्ट। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओके। तो अब कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि भाई हमारे बॉडीज़ के अंदर इतने सारे सेल्स हैं, कुछ कुछ सेल्स ने ग्रुप बना रखे हैं, टिश्यूज़ बन गए हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के अंदर 10 तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी। तो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन जैसा एक प्रोसेस हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्रोसेस को जिसके दौरान हम ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट और सारे एसेंशियल चीज़ों को बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले नंबर आता है हार्ट का, उसके बाद नंबर आता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का, उसके बाद नंबर आता है ब्लड और लिम्फ का, ठीक है। तो टोटल 6 नाम बताए मैंने, बट ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ओवरऑल व्यू जानने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे इस वाटर डिस्पेंसर का। तो इस तरह का वाटर डिस्पेंसर आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं तो पक्का देखा होगा, राइट, जिसमें एक बड़ा सा एक वेसल होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है और इसके ऊपर एक इस तरह का पंप लगा होता है। जैसे ही आप इस पंप को यूं 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 प्रेस करते हो तो देखो इस पाइप में से पानी निकल के आता है, ठीक है। ये सेटअप हमने देखा हुआ है। अब इस सेटअप में जिस तरह से ये पंप है, पंप का क्या काम है, यहाँ पे ये पानी को पुश कर रहा है फ्लो करने के लिए। सिमिलरली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हीरो है, जैसे पिक्चर में हीरो होता है ना एक लीड कैरेक्टर, तो वो लीड रोल प्ले करता है हार्ट। हार्ट एक्ट्स एज अ पंप, यानी कि ये जो है फ्लूइड को पंप करता है, इसे जाने के लिए फोर्स देता है या फिर प्रेशराइज करता है, जैसे यहाँ पर ये पंप काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद
होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? वेसल का मतलब ही क्या होता है? कंटेनर, जो अपने अंदर चीज़ों को कंटेन करते हैं। तो ब्लड वेसल जो है वो होते हैं कैरियर्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये कुछ समझ लो, अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। जैसे यहाँ पर इस डिस्पेंसर के केस में ये जो ट्यूब है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज़ लाइक अ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं बॉडीज़ के अंदर, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जानेंगे। ओके, अब ये जो इतनी कहानी हो रही है ये किसी फ्लूइड के लिए हो रही है, राइट? मतलब कौन सा वो फ्लूइड है जो मूव करेगा, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी मीडियम। तो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो इनका काम क्या है? वेरी सिंपल, ये खुद फ्लो करते जाते हैं, बहते जाते हैं और अपने साथ साथ अच्छी चीज़ें दूसरों को पहुंचाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के वेस्ट मटेरियल्स को लेके आते हैं, राइट? इसीलिए इन्हें सर्कुलेटरी मीडियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है एक पंप जो कि है हार्ट, होते हैं ब्लड वेसल्स जो कि है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और होते हैं सर्कुलेटरी मीडियम जो कि है ब्लड और लिम्फ। तो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और डिटेल में पढ़ने से पहले इतनी क्यूरियोसिटी तो हो ही रही है ये जानने की कि यार सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? वैसे तो मैंने बता ही दिया कि भाई ये क्या करता है कि ये चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सेल्स तक पहुंचाता है, बट देखो तो सही कौन सी अच्छी चीज़ें और वो चीज़ें कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट? सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। कौन से गैसेस को? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया था ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से ही तो एनर्जी बनेगी। तो सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, कैसे होगा फूड का ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन के हेल्प से, राइट? तो ये ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा सेल तक? सर्कुलेटरी सिस्टम, करेक्ट। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। अब सेल उस कार्बन डाइऑक्साइड को रख के क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये लेके आएगा लंग्स तक। तो इस तरह से ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके बाद ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोले तो क्या? खाना जो हम खाते हैं, उस खाने का हमने क्या किया? डाइजेशन के बाद वो खाना बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चला गया, लेट अस से इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की ज़रूरत किसी एक सेल को तो है नहीं, बॉडी के सारे सेल्स को है। तो इस ग्लूकोज को पहुंचाना भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम है कि नहीं? तो अब ये ग्लूकोज जब सारे सेल्स में जाएगा तो सेल्स के अंदर होगा रेस्पिरेशन, यानी कि इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि है एनर्जी। क्लियर? तो यानी कि ये हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस था। इसके अलावा ये हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारे सेल्स में से वेस्ट मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब सेल्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस चलते रहते हैं उसके दौरान कई सारे वेस्ट मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यूरिया। तो ये क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम? सारे सेल्स में से वेस्ट मटेरियल्स को लेके उसको पहुंचाता है किडनी तक। किडनी क्यों? क्योंकि किडनी है हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर से सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये उसे किडनी तक पहुंचाता है। क्लियर? इन सब के अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि इसके अंदर होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC भी कहा जाता है, ये कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। यानी कि ये जो सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये हमें इन्फेक्ट होने नहीं देते हैं, राइट? तो इतनी सारी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन प्ले कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं है? बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो बच्चों को सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप की बात करें तो 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ब्लड है ना वो ओपन में रहता है। मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर कंटेन्ड नहीं रहता है, ब्लड अपना खुला है, ऐसे ही खुला पड़ा है। दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं दे बाथ इन ब्लड, मतलब वो ब्लड के ऊपर ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, इसीलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता।
जैसे मान लो अगर एक वेसल के अंदर आप लिक्विड को डाल दोगे तो अंडर दैट प्रेशर वो लिक्विड फ्लो करेगा, बट अब यहाँ पे ऐसे खुला पड़ा हुआ है, कोई प्रेशर नहीं है। इट इज़ लाइक अगर स्कूल में एग्जाम्स ना हो तो कोई प्रेशर नहीं होता है तो आप पढ़ाई करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो, अधिकतर लोग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है कि भाई कल एग्जाम है तो आज तो भाई सोना ही नहीं है, सारी रात भर जग के पढ़ना है, राइट? वाई? बिकॉज यू हैव दैट प्रेशर टू स्टडी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं है तो प्रेशर यहाँ पे कम होता है। इसकी वजह से ब्लड तभी मूव करता है जब वो एनिमल मूव करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? मतलब जब जब वो एनिमल मूव करता है तभी तब वो ब्लड भी मूव करता है। ठीक है, अब इस तरह के एनिमल्स के केस में हम देखते हैं कि जो ब्लड है और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी मतलब बीच बीच के खाली जगह हैं उसमें जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड और ब्लड ये काइंड ऑफ दे आर ऑल मिक्सड अप। सो बेसिकली इस फ्लूइड का यहाँ पर एक नाम दिया गया है विच इज़ हीमोलिम्फ। तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्लड का इक्विवेलेंट फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ। अब इस तरह के इनवर्टिब्रेट्स में भी एक हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है इनटू द बॉडी कैविटीज़। बॉडी के अंदर जितने भी कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे ब्लड को पंप करके डाल देता है। ठीक है, तो इस तरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है इन मॉलस्क्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स बोले तो इंसेक्ट्स जैसे कि एंट, मस्क्विटो वगैरह हो गए, तो इनमें हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा मॉलस्क्स बोले तो जैसे कि ऑक्टोपस, जैसे कि स्क्विड, ये सारे मॉलस्क्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब नाम से पता चल रहा है कि भाई इनमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर कंटेन्ड होता है। ठीक है, तो एक हार्ट होता है जो पंप की तरह काम करता है, वो ब्लड को पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर हार्ट जो है ब्लड को डायरेक्टली बॉडी कैविटीज़ में पंप नहीं करता है। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक फ्लूइड होता है ब्लड जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, एक दूसरा फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बॉडी के अंदर जहाँ भी अभी इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज अ सेपरेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये दोनों फ्लूइड आपको अलग अलग दिखते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कैटेगरी ऑफ एनिमल्स के केसेस में देखते हैं कि हार्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिशेस के केस में। तो फिशेस में हम देखते हैं कि हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड, यानी कि हार्ट के अंदर 2 चेम्बर्स होते हैं। कौन से 2 चेम्बर्स होते हैं? एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, नए टर्म्स हैं तो नोट करते रहो। ऑरिकल होता है रिसीविंग चेम्बर और वेंट्रिकल होता है पंपिंग चेम्बर। मतलब ऑरिकल जो है वो ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को भेज देता है। इसको याद करने का मेमोरी टिप है AIR, यानी कि ऑरिकल इज रिसीविंग। उसी तरह इसको याद करने का ट्रिक है VIP, यानी कि वेंट्रिकल इज पंपिंग। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। यहाँ पर फिशेस के केस में हमें देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक ही बार सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में ब्लड। कैसे? चलो समझते हैं, एक बार इस पूरे सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज क्या, ऐसे फिशेस के केस में कौन सा ऑर्गन होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए? गिल्स होता है। ठीक है, तो गिल्स क्या करता है? वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद इस ऑक्सीजन को क्या करता है? इस ऑक्सीजन को भेज देता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, तो ये जो भेज रहा है व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये भेज देता है बॉडी में। ठीक है, अब क्या होता है, बॉडी की जितने भी सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर ऑक्सीजन तो यूज़ हो जाता है, बट एज अ बाई प्रोडक्ट निकल आता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि अब बॉडी में से जो ब्लड निकलता है दैट इज बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ये ब्लड क्या होता है? जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये भेज देता है कहाँ पे? ये भेज देता है हार्ट में।
ठीक है। और अभी अभी हमने देखा कि फिशेस का जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें 2 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से 2 चेम्बर होते हैं? एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल का काम क्या है? टू रिसीव ब्लड। तो देखो ये जो ब्लड है ये आके कौन से चेम्बर में घुसता है? ये ऑरिकल में घुसता है। उसके बाद ऑरिकल से ये ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है, और वेंट्रिकल क्या है? पंपिंग चेम्बर, यानी कि ये ब्लड को पंप करके बाहर भेज देता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? ये गिल्स में चला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे फंक्शन करता है फिशेस के अंदर? तो यानी कि फिशेस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बार गिल्स ने जैसे ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया तो वो पूरा जो है एक सर्कुलेशन में पूरे बॉडी में घूम जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एज सच कोई कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अलग अलग चेम्बर्स में है, ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट ही सिंगल सर्कुलेशन में है ना। तो चलो अब देखते हैं तो चलो अब बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। तो चलो अब बात करेंगे हम किसकी? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। और इनमें होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर 3 चेम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? 2 ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, और वेंट्रिकल एक ही होता है, ठीक है। अब हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि 3 चेम्बर्ड हार्ट 2 चेम्बर्ड हार्ट से कैसे अलग है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये भी तब समझ में आएगा जब हम एक बार इसका डायग्राम एक रफ डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? लेट अस से इसको ऐसे बना लेते हैं हार्ट को, ठीक है। लेट अस से ये एम्फीबियंस का हार्ट है जिसमें 3 चेम्बर है, ठीक है। ये 3 चेम्बर है। लेट अस से दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज द वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है? कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए? बताओ। लंग्स होता है, एब्सोल्युटली। तो लेट अस से ये लंग्स है। अब लंग्स ने जो है भाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रखा है, तो अब इस लंग्स में से किस तरह का ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। इस तरह का ब्लड कहाँ पहुँचेगा? ऑरिकल में। कौन से ऑरिकल में? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में से तो लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स में जब ऑक्सीजन आ जाता है उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन वगैरह होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि बॉडी में से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पहुंचेगा कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। तो यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुँच रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुँच रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह के ब्लड का यहाँ पे सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। और हार्ट के अंदर ये दोनों तरह के ब्लड जो हैं ये सेग्रीगेटेड हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चेम्बर्स में रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिसीव होने के बाद क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जा रहा है। यानी कि वेंट्रिकल में आके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई सेपरेशन नहीं है, करेक्ट? ओके। अब वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल इज वीआईपी, पंपिंग चेम्बर, यानी कि वेंट्रिकल अब इस ब्लड को बाहर भेजेगा। कहाँ भेजेगा? देखो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देगा? लंग्स में भेज देगा। और लेफ्ट ऑरिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो इस तरह का, तो अब देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्या हो रहा है? एक सर्कुलेशन तो ये वाला हो रहा है, राइट, कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया, लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी में चला गया। दूसरा सर्कुलेशन ये चल रहा है कि बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट ऑरिकल से होते हुए वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में चला गया, एंड ये दोनों चीज़ें साथ में होती जा रही हैं। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डबल सर्कुलेशन,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 2 चैम्बर्ड से 3 चैम्बर्ड में जैसे ही हम आए तो मतलब चीज़ें डिफरेंट कैसे हुई। ठीक है, और हार्ट के अंदर ये चेम्बर्स के होने से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों सेपरेट सेपरेट हार्ट के अंदर हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन है सिर्फ ऑरिकल्स में, वेंट्रिकल्स में नहीं है। और यही चीज़ एडवांस होगी जैसे ही हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, यानी कि अपनी बात करेंगे, और हमारे अंदर होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा कि कौन से होते हैं 4 चेम्बर्स, है ना। तो यहाँ पे भी इन रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन होता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। क्रोकोडाइल एक ऐसा है इस कैटेगरी में जिसके होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। अदरवाइज बाकी सभी रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस के 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज अ क्रोकोडाइल। तो चलो बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है। ह्यूमन बींग्स के केस में जो हार्ट होता है ये होता है 4 चेम्बर्ड, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया। तो 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड पढ़ने के बाद आई एम श्योर आप गेस कर चुके होंगे कि 4 चेम्बर्ड में क्या होगा। यहाँ पर होंगे 2 ऑरिकल्स, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, एंड 2 वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अगर इसे मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का होगा हार्ट, जिसमें 4 चेम्बर्स हैं। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरीके का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पर इस हार्ट की खास बात ये होती है कि इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों को मिक्स होने से रोकता है। वो भी आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि हमने 3 चेम्बर्ड हार्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलो यहाँ भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी जो हमारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, दैट इज लंग्स। तो लंग्स में से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? ऑरिकल में आता है। कौन से ऑरिकल में? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाता है कहाँ पर? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट। ठीक इसी तरीके से बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है राइट ऑरिकल में। जाना तो ऑरिकल में ही है क्योंकि ऑरिकल ही रिसीविंग चेम्बर है। राइट ऑरिकल से ये ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेटेड है, इनकी मिक्सिंग का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। डबल सर्कुलेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे दिख ही रहा है डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे इस तरह के सेटअप में हम देखते हैं देयर इज हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो। ऐसे सिचुएशन में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से उसका मूवमेंट होता है, उसका फ्लो होता है। ठीक है, तो इससे आई गेस काफ़ी आइडिया लग चुका है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट होता है। अभी हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके दौरान हम इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आर्टरीज क्या करता है? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को कैरी करता है। तो इसका मतलब ये किस तरह का ब्लड कैरी करता है? ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है। अब लॉजिकली सोचो, एकदम लॉजिकली, रटो नहीं, लॉजिकली सोचो। बॉडी के सारे पार्ट्स को मतलब सारे सेल्स को किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। ठीक है, वो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा ऑब्वियसली, बट उस ब्लड को लेके कौन जाता है? आर्टरी। यानी कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है? ऑक्सीजन की ज़रूरत डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को है, तो इसीलिए आर्टरीज लेके जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। कहाँ से लेके जाएगा? हार्ट से, क्योंकि हार्ट क्या है? पंप है। हार्ट पंप कर रहा है तो आर्टरीज के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये पहुँच रहा है सारे बॉडी पार्ट्स को।
बात समझ में आ गई? याद रख लो कि आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, AO, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन तो है बच्चों, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक लौता ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसका उल्टा ऑब्वियसली, यानी कि इस तरह का ब्लड कहाँ से आ रहा है? सारे बॉडी पार्ट्स से, सारे सेल्स ऑफ द बॉडी से। तो इस वाले ब्लड को एक्चुअली जाना किधर है? इसको एक्चुअली जाना है लंग्स पे, क्योंकि ये वाला जो ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स जो है, वो रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना, लंग्स जो है हमारी बॉडी से बाहर भेजेगा, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये एकमात्र एक्सेप्शन है आर्टरी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो लंग्स पे जाना है, राइट। तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी एक लौता ऐसा आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी एग्जैक्टली हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी करता है इसको टू लंग्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार में सारा लोड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने क्या जाना कि आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं ना, वो काफ़ी थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेकर जाता है, और हार्ट क्या है? एक पंप है। चूंकि एक पंप है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो पंप कर रहा है ब्लड को, राइट। तो ब्लड बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अब तेज़ी से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस वेसल का वॉल थिक होना चाहिए, नहीं तो वो बर्स्ट करके निकल आएगा, राइट। तो इस वजह से आर्टरीज के वॉल्स थिक होते हैं। तो अब बात करते हैं हम अगले ब्लड वेसल के बारे में, विच इज़ वेन्स। तो वेन्स जो है काफ़ी हद तक आर्टरी का जस्ट ऑपोजिट है। जैसे देखो, आर्टरीज कैरी करता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज कैरी करता था कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। वेन्स कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, राइट। क्वाइट ऑब्वियस ऑल्सो, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? सारे सेल्स से आएगा। कहाँ तक आएगा? हार्ट तक आएगा। और फिर उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक कौन लेके जाएगा? अभी बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, एग्जैक्टली। ओके, तो देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, अब वेन्स के साथ हम नोटिस करते हैं कि इनके जो वॉल्स होते हैं ये थिन भी होते हैं और लेस इलास्टिक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस ब्लड को कैरी कर रहे हैं ये बॉडी के सारे सेल्स से कैरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई पंप नहीं है, तो इसीलिए जो है ब्लड हाई प्रेशर में नहीं है, लो प्रेशर में है, आराम से आता है, राइट। तो इसलिए वहाँ पर थिक वॉल्स की या ज़्यादा इलास्टिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है। वेन्स के अंदर पाए जाते हैं वाल्व्स, और ये वाल्व्स क्या होते हैं? वाल्व्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट नीडेड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट। सेल्स को वो नहीं चाहिए, सेल्स को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए ताकि ऐसा ना हो कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में से हार्ट की तरफ आते आते अचानक बैक फ्लो कर जाए, वापस चला जाए रेस्ट ऑफ द बॉडी में, वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो, उस वजह से वाल्व्स रहते हैं। तो आप यूँ समझ लो लॉजिकली कि वाल्व्स जो है ना ये डोर की तरह है जो एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करता है। मतलब इस डोर से एक बार आप निकल गए ना, उसके बाद वो डोर बंद हो जाता है, तो आप वापस नहीं आ सकोगे। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है वाल्व का। हम समझेंगे इसको और डिटेल में जब हम एग्जैक्टली हार्ट के अंदर का फंक्शनिंग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए कितनी बातें क्लियर हुई कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक? सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक कैच और है। अभी मैंने बोला था कि वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन बच्चों यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक ऐसा वेन है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। तो इसका मतलब देखो, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरह वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक? लंग से हार्ट तक। तो मतलब बेसिकली हार्ट से लंग और लंग से हार्ट, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो बच्चों तीसरा ब्लड वेसल्स जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैपिलरीज। यस, तो अभी तक हमने सीखा आर्टरीज। तो अब हम देखते हैं कि आर्टरीज जो होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये ब्रांच आउट करके बनाते हैं आर्टेरियोल्स।
और ये आर्टेरियोल्स फर्दर ब्रांच आउट करके बनाते हैं बहुत ही थिन वॉल्स वाले कैपिलरीज। एग्जैक्टली, कैपिलरीज बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज आर द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। और इसी वजह से कैपिलरीज के जो वॉल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, क्योंकि जितना थिन वॉल होगा उतना ईजी होगा गैसियस एक्सचेंज करने में, है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं, उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये काइंड ऑफ ज्वाइन होते हुए क्या बना रहे हैं, वेन्यूल्स। और ये वाले वेन्यूल्स फर्दर ज्वाइन अप करके बना रहे हैं वेन्स, और फिर वेन्स आगे जाके बनाएंगे वीना कावा। ठीक है, अब इस पिक्चर को बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आप देखोगे कि आर्टरीज जो है वो रेड कलर के हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस वजह से इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद वही रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आर्टेरियोल्स के थ्रू, फिर पहुंचा कहाँ पर, कैपिलरीज। और मैंने क्या बोला, कैपिलरीज में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है ना, वो इधर ही होता है। अब जैसे ही इधर हो गया तो अब देखो वेन्स वाली साइड में सब कुछ ब्लू कलर है। क्यों? क्योंकि ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, राइट। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से क्या आ जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा रहा है, जिसको कौन कैरी करके ले जा रहा है, वेन्स। और वेन्स कहाँ लेके जाएगा, हार्ट को लेके जाएगा। ठीक है, लगभग इस पिक्चर से इस बात का आइडिया लग गया। इनफैक्ट जब हम ये कह रहे हैं कि कैपिलरीज में ही एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, तो उससे शायद आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने यही बात की थी कि रेस्पिरेशन के अंदर जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हो रहा था वो लंग्स के अंदर कहाँ पे हो रहा था, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई किससे वेल कनेक्टेड था, कैपिलरीज से। एग्जैक्टली, तो एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, और वही गैस को जो कैपिलरीज है वो देखो यहाँ पर उसी गैस का एक्सचेंज हो रहा है। करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं बॉडी के अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो बच्चों, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने जो भी पढ़ा, बेस्ड ऑन दैट लेट अस डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आर्टरी, जैसे कि मैंने बताया, ये ब्लड को कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरी तरफ वेन्स कैरी करते हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। आर्टरीज इज ओ, यानी कि आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हालांकि इन दोनों के ही अपने अपने एक्सेप्शन हैं, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स में पाए जाते हैं वाल्व्स, ताकि बैकफ्लो ना हो जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, लेकिन आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं। आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करते हैं अंडर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो करते हैं फ्रॉम द हार्ट, जो कि एक पंप की तरह काम करता है। दूसरी तरफ वेन्स के केस में ब्लड फ्लो करते हैं एट लोअर प्रेशर। अगर वॉल्स की बात करें तो आर्टरीज के होते हैं थिक इलास्टिक वॉल्स, और रीजन भी यही है क्योंकि इनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। दूसरी तरफ वेन्स के होते हैं थिन और लेस इलास्टिक वॉल्स। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं डिस्कशन की विथ द हीरो ऑफ द मूवी। जैसे कि मैंने बताया था कि लीड रोल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन प्ले करता है, हार्ट प्ले करता है। एग्जैक्टली, तो हार्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हार्ट इज मस्कुलर इन नेचर, ये मसल्स से बना हुआ है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम्स के आसपास होता है। अगर हार्ट के साइज की बात करें तो ह्यूमन फीस्ट के साइज के जितना होता है, मतलब ये जो मुट्ठी बनाई है हमने, इसका जितना बड़ा साइज है समझ लो इतना ही बड़ा हमारा हार्ट भी है ना। लोकेटेड होता है ये हमारे थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी क्या होता है सबको पता है, और दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं होता है। हार्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। जैसे ही बात आती है हार्ट की, वैसे ही किस चीज की बात आती है, हार्ट बीट की, राइट। क्योंकि हमारा हार्ट बीट करते रहता है, और वो भी पता है कितनी बार, एक दिन में लगभग 1 लाख टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है।
तो बच्चों ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। तो चलो अब ये देखते हैं कि कौन से होते हैं ये 4 चेम्बर्स। तो हार्ट के अंदर होते हैं 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स दोनों नए नाम है, तो ऑब्वियसली नोट कर लो ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो 2 ऑरिकल्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। सिमिलरली 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ओके। अब ये जो ऑरिकल्स होते हैं ये होते हैं रिसीविंग चेम्बर्स, यानी कि ये ब्लड को रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ वेंट्रिकल्स होते हैं पंपिंग चेम्बर्स, यानी कि ये ब्लड को पंप करते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो तो काफी चांस है दिमाग में कंफ्यूजन रहे कि भाई कौन सा रिसीविंग होता है और कौन सा पंपिंग होता है। और इसी वजह से यहाँ पर हम यूज करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा, इजी सा, छोटा सा मेमोरी ट्रिक। मेमोरी ट्रिक कुछ इस तरीके से है। AIR याद रहेगा, एयर, हवा, है ना। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी याद रहेगा। अगर AIR और VIP याद रहे तो हमेशा याद रहेगा कि ऑरिकल इज रिसीविंग, AIR। सिमिलरली वेंट्रिकल इज पंपिंग, दैट इज VIP। अब तो याद रहेगा ना, ग्रेट। अब हम नोटिस करते हैं कि जो ऑरिकल्स हैं वो वेंट्रिकल्स से सेपरेटेड होते हैं एक वॉल से, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस। ठीक है, देखो भाई बायो पढ़ रहे हैं तो हर छोटे छोटे टर्म को, जो भी नया टर्म आपके सामने आ रहा है, या तो उनको अंडरलाइन करते चले जाओ या फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखते चले जाओ। ठीक है, या फिर एक रफ डायग्राम बना के लिखते चले जाओ, जैसे जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच का सेपरेटर क्या है? कोरोनरी सल्कस। अब सिमिलरली जो राइट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है, इनके बीच का सेपरेटर कौन है? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। नाम ऑब्वियस है, दोनों ऑरिकल्स के बीच का वॉल है, इसीलिए इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये बताओ कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के सेपरेटर को क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेरी सिंपल, है ना। यहां पर हम नोटिस करते हैं कि ये जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम की हम बात कर रहे थे, ये थिन मस्कुलर वॉल होता है, ये थिन होता है वॉल। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हम बात कर रहे थे वो थिक वॉल्ड होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यार ऐसी पार्शियलिटी क्यों? ऑरिकल्स के बीच का वॉल होता है थिन, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच का वॉल होता है थिक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑरिकल्स का काम क्या होता है? आराम से बैठे रहना, वहां पे कोई ब्लड भेजेगा, उसे बस ब्लड को रिसीव करना है। ठीक है, वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। अब जो भी पंपिंग पार्ट है ना, मतलब जहां से पंप हो रहा है, वहां पर ऑब्वियसली जो ब्लड है वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही हाई प्रेशर में होगा, राइट। चूंकि हाई प्रेशर में होगा तो वॉल्स का थिक होना जरूरी है, वरना क्या होगा? सब कुछ फट फुट के निकल जाएगा, है ना। क्योंकि वहां पर ब्लड का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर में हो रहा है। तो चूंकि वेंट्रिकल्स पंपिंग चेंबर्स हैं, इस वजह से जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो कैसा होता है? वो थिक वॉल्ड होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगर बात करें साइज की, तो ऑरिकल्स का साइज वेंट्रिकल्स के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, सो आई थिंक इस डिस्कशन से हमें हार्ट के चारों चेंबर्स के बारे में ठीक ठाक आइडिया हो गया। तो बच्चों एक रफ आइडिया, एक रफ स्केच आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है हार्ट के सारे चेंबर्स में। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं? मैंने पहले भी वाल्व्स के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया है कि वाल्व्स दरवाजे की तरह होते हैं जो एंट्री एग्जिट कंट्रोल करते हैं लोगों की। ठीक है, बट यहाँ पर वाल्व्स की एक खास बात ये होती है कि ये जो वाल्व्स होते हैं ना, वो यूनि डायरेक्शन में ही फ्लो अलाउ करता है। मतलब अगर एंट्री अलाउ करता है तो वो वाल्व एग्जिट अलाउ नहीं करेगा। जो वाल्व एग्जिट अलाउ करता है वो वाल्व एंट्री अलाउ नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर ही कि सिनेमा हॉल में, राइट, PVR वगैरह में या कोई भी ऐसे सिनेमा हॉल में अगर आप जाते हो तो जो एंट्री गेट होती है ना हॉल के अंदर घुसने की, वो एक गेट होती है और एग्जिट गेट कोई दूसरी गेट होती है पीछे से, राइट। तो मतलब जिससे आप एंटर करते हो उससे आप एंटर करते हो, उधर से एग्जिट अलाउड नहीं होता। और उसके बाद जिधर से आप एग्जिट करते हो उधर से सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही फंडा वाल्व्स का भी होता है कि भाई ये ना एक ही डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वाल्व्स होते हैं? देखो बिल्कुल एकदम ट्रिक बनाते हुए समझते जाओगे ताकि बाद में जाके कोई कंफ्यूजन ना आए कि भाई कौन सा वाल्व कहाँ पे होता है। मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है ना, और आपको भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, तो देखो 4 वाल्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले लॉजिकली सोच लो कि ये वाल्व्स कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, एक वाल्व होगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक वाल्व होगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, एक वाल्व होगा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में।
ठीक है। सिमिलरली एक और वाल्व होगा किसके किसके बीच में, आओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे 4 वाल्व्स हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। अब देखो कौन कौन से वाल्व के नाम हैं, ठीक है। सबसे पहले इजी वाल्व देख लेंगे। तो जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व है और जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व है, इनके नाम है कस्पिड वाल्व्स। कौन से कस्पिड वाल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड, दूसरा होता है बाइकस्पिड, ठीक। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिंपल ट्रिक बताती जाऊंगी, ठीक है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी कि RA-RV के बीच में जो वाल्व होता है वो कौन सा वाला कस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड। RA-RV है, RA-RV है, R वर्ड है, तो ट्राइकस्पिड में देखो R वर्ड है, ट्राई, TR है ना, सो ट्राइकस्पिड वाल्व इसका नाम होता है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक कस्पिड वाल्व होता है बिना R वाला, क्योंकि LA और LV में R तो है नहीं, है ना, तो बिना R वाला कौन सा कस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व। तो 2 वाल्व के नाम तो याद हो गए, ग्रेट। अब तीसरा वाल्व होता है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इस वाल्व का नाम क्या होगा यार, लेफ्ट वेंट्रिकल की तो बात हमने पहले भी कर ली, यहाँ पे नई चीज किसकी बात कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो ठीक है, वाल्व का नाम रख देते हैं पल्मोनरी वाल्व, सिंपल। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व किसके किसके बीच में है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाते रहो। ये राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल देखो बेसिकली कहाँ पे लेके जा रहा है ब्लड को, क्योंकि वेंट्रिकल है तो पंप करेगा ब्लड को, कहीं भेजेगा, कहाँ भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ भेज रहा है। पल्मोनरी आर्टरी किधर लेके जाएगा, हमने पढ़ा था आर्टरी के बारे में कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहाँ लेके जाते हैं, लंग्स में लेके जाते हैं, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम पूरे बॉडी में से लेके आते हैं और लंग्स में लेके जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, समझो अच्छे से समझो, राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है कौन, पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द पल्मोनरी वाल्व, यानी कि यहाँ पर किस तरह का ब्लड मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आगे चल के जाएगा लंग्स पे। क्लियर हो गया कहानी, ग्रेट। अब बचा हमारा चौथा वाल्व। चौथा वाल्व किसके किसके बीच में है, तो हमारा चौथा वाल्व है लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में। आओर्टा क्या है, आओर्टा हमारी बॉडी का समझ लो लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरी तो पता ही है क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो आओर्टा है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरी, इन दोनों को, लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा, इनको कनेक्ट करने वाले वाल्व का नाम क्या रखे यार, लेफ्ट वेंट्रिकल तो अगेन पहले भी यूज हुआ है, आओर्टा इज समथिंग न्यू, ठीक है। तो इस वाल्व का नाम रख देते हैं आओर्टिक वाल्व। सिंपल था, इजी था, ग्रेट। तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में जो वाल्व है उसे हम कहते हैं आओर्टिक वाल्व। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो यहाँ पे किस तरह का ब्लड फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब ये पंपिंग चैम्बर है, ये ब्लड को पंप करेगा, कहाँ भेजेगा, आओर्टा में भेजेगा, ठीक है। आओर्टा क्या है, मैंने अभी अभी बोला लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स तो हैं मुझे भी पता है, बट किस तरह का ब्लड कैरी करते हैं, आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है आओर्टा की तरफ, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किधर उसके बाद, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो बॉडी के सारे सेल्स को चाहिए, क्योंकि भाई सबको अपना अपना ऑक्सीडेशन करना है, एनर्जी बनानी है ना। तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा की तरफ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल आओर्टा से कनेक्टेड है थ्रू द आओर्टिक वाल्व, ठीक है। तो कहानी थोड़ी थोड़ी समझते चलते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों यानी कि इस वाल्व्स के डिस्कशन में हमने देखा कि हमारे हार्ट के अंदर हैं 4 वाल्व्स। कौन कौन से वाल्व्स हैं, नाम में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक तो है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड जो नाम है ये किसके किसके बीच में है, बिना आर के, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड,
राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टा के बीच में आर्टिक वाल्व। ठीक है, तो ये चारों वाल्व्स के बारे में हमें पता चला। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे आप मेरी बातें सुन रहे थे वैसे वैसे आप इस पिक्चर पे भी फोकस कर रहे थे टू अंडरस्टैंड देयर पोजीशन, क्योंकि भैया बायो में ना डायग्राम बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एग्जाम के एग्जाम में डायग्राम पूछा जाएगा, इट इज़ मोर अबाउट हमारे बॉडी के अंदर है यार ये हार्ट, तो हार्ट का स्ट्रक्चर तो एकदम हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब आप इस पिक्चर को देखते देखते मेरी बातें सुनोगे तो आपके दिमाग में ना ये और अच्छे से छप जाएगी। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम को ना बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कॉन्सेप्ट को कर लेंगे हमेशा की तरह क्या, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हार्ट के 4 चेंबर्स कौन कौन से हैं समझ में आ गया, किस तरह के ब्लड उसमें फ्लो होते हैं समझ में आ गया, इनके बीच में कौन कौन से वाल्व्स होते हैं समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझा देता है हार्ट का फंक्शनिंग। इसे हम कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। देखो फिर से 2 नए नाम नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो, ठीक है ना। सिस्टोल और डायस्टोल हम समझेंगे, तो चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑरिकल्स है ना, लेफ्ट ऑरिकल एज वेल एज राइट ऑरिकल, दोनों ही जो है वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहते हैं और क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, क्योंकि ऑरिकल्स क्या है, रिसीविंग चेंबर्स, AIR, ऑरिकल इज रिसीविंग। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है, जब ये ब्लड को रिसीव करते हैं तब ये रिलैक्स मोड में क्यों रहते हैं, क्योंकि यार जब ब्लड इसके अंदर आ रहा है इतना सारा, तो उस ब्लड को जगह चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए जब ये रिलैक्स मोड में रहेंगे तो ब्लड को काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। इट इज़ लाइक अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने गेस्ट्स के लिए जगह बना के रखोगे, राइट, ना कि अपने घर में पूरा सामान भर दोगे ताकि गेस्ट आए तो उसको घुसने की जगह ना मिले। ऐसा करोगे क्या, नहीं करोगे, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जब ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं उस समय ब्लड को वो रिसीव करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से ब्लड उसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी चाहे ऑरिकल हो या वेंट्रिकल, जब भी वो रिलैक्स वाले मोड में रहते हैं उसे हम कहते हैं डायस्टोल। ये याद रखना है, रिलैक्स वाले मोड में मतलब डायस्टोल। तो यानी कि ये वाला जो स्टेज है इसे हम कहेंगे ऑरिक्यूलर डायस्टोल, क्योंकि ऑरिकल्स यहाँ पर रिलैक्स मोड में है। क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद क्या हुआ, एक बार ऑरिकल्स ने ब्लड को रिसीव कर लिया, उसके बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। राइट ऑरिकल भी और लेफ्ट ऑरिकल भी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यानी कि ये कौन सा स्टेज हो गया, ये हो गया ऑरिक्यूलर सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेज को कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाते हैं। अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे थे, याद करो। बाइकस्पिड वाल्व था लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व था राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो ये वाल्व खुल गए। जैसे ही ये वाल्व खुल गए तो क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल से सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, राइट ऑरिकल से सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया। समझ आ गई बात, ठीक है। अब इस दौरान क्या हो रहा है, ब्लड को कौन रिसीव कर रहा है, रिसीव इन द सेंस ब्लड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ। तो मतलब इस दौरान जो वेंट्रिकल्स है ना वो रिलैक्स मोड में है। ठीक है, तो यानी कि इस दौरान हम क्या कहेंगे कि हमारे ऑरिकल्स सिस्टोल में थे बट हमारे वेंट्रिकल्स डायस्टोल में थे। क्लियर, क्लियर है, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यानी कि अब हम आ पहुंचे हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में। ठीक है, अब हमारे दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल भी और राइट वेंट्रिकल भी, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो क्या होता है, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पहले खुले थे, एक बार ब्लड मूव हो जाने के बाद वो बंद हो गए। ठीक है, और वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं करने देता है, उल्टे डायरेक्शन में जाने नहीं देता है, क्योंकि वाल्व्स की तो वही खासियत है ना। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे कौन से वाल्व खुलेंगे, उससे आयोर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों वाल्व खुल जाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग कौन से फेज में हैं, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में हैं। तो इस दौरान हमारा आयोर्टिक वाल्व खुल गया और हमारा पल्मोनरी वाल्व खुल गया। पल्मोनरी वाल्व खुल गया तो क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व में किधर से किधर फ्लो करेगा ब्लड, आप बताओ। पल्मोनरी वाल्व में फ्लो करेगा ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से,
बताओ कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। एग्जैक्टली, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड फ्लो करेगा। और देखो ये कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? ये एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारे राइट वाले साइड में ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही था, तो ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि उससे आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड जो आयोटिक वाल्व है वो भी खुल गया है, तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव कर जाएगा कहाँ? आयोर्टा की तरफ। ठीक है, तो अब सबको समझ में आया कि कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है और इस ब्लड फ्लो में किस तरह से इन चारों चेम्बर्स का और इन चारों वाल्व्स का कितना क्रिटिकल रोल है। अब समझ में आ रहा है कि ये वाल्व्स यूनिडायरेक्शनल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये बाई डायरेक्शनल हो गए तब तो ऐसा हो जाएगा कि भाई उसी वाल्व से थोड़ा ब्लड इधर जा रहा है, थोड़ा इधर आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसीलिए जो वाल्व्स हैं वो जब भी खुलते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो अलाउ करते हैं और वो बैक फ्लो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया। देखो भाई, अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस से देखो, क्योंकि ये सिस्टोल और डायस्टोल अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे हार्ट के अंदर जो है ना, ये सिस्टोल और डायस्टोल का जो साइकिल है ना, ये चलते ही रहता है। तो बच्चों, अब सिस्टोल और डायस्टोल का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी। अक्सर ऐसा होता है राइट कि किसी को अगर बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना घर पे, तो हम कहते हैं कि इसे ना हाई बीपी हो गया है, या फिर अगर किसी को बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमज़ोरी हो रही है, तो सुना होगा लोग कहते हैं कि यार इसकी ना बीपी लो हो गई है। मतलब शायद इस तरह के कॉन्वर्सेशन आपने अपने आसपास सुना हो। सो दैट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड प्रेशर, राइट? नाम से यही आइडिया लगता है कि भाई ब्लड किस प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, राइट? बट एग्जैक्टली ये होता क्या है, और ये जो रीडिंग आती है ना ब्लड प्रेशर की, हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि भाई जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, वो आइडियल नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 mm ऑफ मर्करी। सो ये 120/80 ये वाला टर्म शायद आपने सुना हो अपने घर पर इस तरह के बीपी रिलेटेड कॉन्वर्सेशन में। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस 120/80, मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो ये बेसिकली है क्या? तो बेसिकली ये है द रेशियो ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर टू द डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोल के दौरान कितना प्रेशर है और डायस्टोल के दौरान कितना प्रेशर है। सिस्टोल बोले तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसके सिस्टोल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के बारे में। क्यों वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होता है, अभी अभी हमने देखा था ना, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आयोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये सारे खुल जाते हैं, राइट? सो जो ब्लड का फ्लो होता है दैट हैपन्स थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इट हैपन्स आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स, करेक्ट? तो हम यहाँ पर जो सिस्टोल बाई डायस्टोल की बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल बाई वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। ठीक है, अब ये सोचो, क्या कभी तुमने देखा है कि किस तरह से बीपी मेजर किया जाता है? इन केस कभी देखा हो, अगर नहीं भी देखा है तो ये पिक्चर तुम्हें एक आइडिया दे रही होगी कि किस तरह से बीपी मेजर करते हैं। एक बैंड होता है जिसे यूं हाथ में ना ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है? उससे कनेक्टेड होता है एक पंप सॉर्ट ऑफ चीज़, जिसको ऐसे 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 डॉक्टर पंप करते हैं, डॉक्टर या नर्स या जो भी बीपी चेक कर रहे हैं। एंड यू वुड नोटिस कि ये बैंड जो है ना, ये टाइट होते जाता है, एकदम बहुत कस के ऐसे बैठ जाता है यहाँ पे, ठीक है? और इस दौरान कौन सा वाला स्टेज है? दिस इज योर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, क्योंकि जब इसको आप इतना टाइटली पकड़ लेते हो उस समय स्टेथोस्कोप में डॉक्टर कैन एक्चुअली हियर द साउंड ऑफ ब्लड फ्लो। कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी साउंड सुनाई देगी थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो इस पॉइंट पे जो रीडिंग आती है दैट इज योर सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? यानी कि वो जो 120/80 वाली वैल्यू है, इसका न्यूमरेटर वाला वैल्यू, एग्जैक्टली। और ठीक उसी तरीके से उसके बाद इसे लूज छोड़ दिया जाता है एंड यू वुड सी कि ये जो बैंड है ये धीरे 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 लूज होता जाता है। जैसे जैसे ये लूज होता जाता है तो वो प्रेशर रिलीज होता जाता है, क्योंकि जब ये कस के बैठा था तो उस समय आर्टरी के थ्रू जो ब्लड का फ्लो हो रहा था दैट वाज हैपनिंग एट पीक प्रेशर। अब जब इसे छोड़ दिया गया है तो एवरीथिंग इज इन रिलैक्स मोड, तो अब जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो पीक प्रेशर पे नहीं हो रहा है, राइट? तो यानी कि रिलैक्स्ड मोड बोले तो कौन सा वाला फेज? डायस्टोलिक फेज, एग्जैक्टली, राइट? तो
अब जो रीडिंग आती है दैट इज योर डायस्टोल वाली रीडिंग। तो यानी कि ये जो बीपी का जो मेजरमेंट आता है लाइक 120/80 या कुछ भी, किसी का 130/90 या जो भी वैल्यू आती है, सो नाउ यू नो कि जो आपको ये न्यूमरेटर की तरह दिखता है दैट इज एक्चुअली योर सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे दिखती है, जो दूसरी वैल्यू दिखती है दैट इज बेसिकली योर डायस्टोलिक प्रेशर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर योर ब्लड प्रेशर दैट इज कॉल्ड स्फिग्मामोमीटर। तो चलो बच्चों देख लेते हैं फटाफट से एक ओवरव्यू ह्यूमन हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा होता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से, देखो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा से, जहाँ से राइट ऑरिकल में क्या आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ऑब्वियसली ऑरिकल्स क्या है, ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहा जाता है। वैसे ऑरिकल्स रिसीविंग चेम्बर्स हैं, AIR से याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट ऑरिकल में क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, देखो ये जो ब्लू कलर से डिनोटेड है, ब्लू कलर सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिनोट करते हैं और रेड वाले डिनोट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल से चला गया राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू गया, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, तो इसे फाइनली पहुंचना कहाँ पे है, लंग्स में पहुंचना है। किसके थ्रू पहुंचेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व होता है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया लंग्स में। लंग्स में से निकल के आता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स का तो हमने पढ़ ही लिया था ना रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेशन के दौरान ये ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स बाहर भेज देगा, और लंग्स ने जो ऑक्सीजन बाहर से अपने अंदर इकट्ठा किया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। अगेन हार्ट के अंदर ऑरिकल में ही जाना होगा, है ना। अब ये जाएगा ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आओर्टा में जाएगा, यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, यहाँ पे होता है आओर्टिक वाल्व। आओर्टा से ये चला जाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी में। तो ये पूरा जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है इसी को अभी अभी हमने सीखा। तो बच्चों टू सम एक्सटेंट हमने हार्ट डिस्कस कर लिया, भाई हार्ट किस तरीके से पंप करता है ब्लड को, ये भी डिस्कस कर लिया हमने, ब्लड वेसल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अब डिस्कस करने की बारी है अबाउट द सर्कुलेटरी मीडियम। कौन सा है सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड। सबसे पहले ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड जो है, मतलब रफली हम सभी को आइडिया है कि ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है। सो इन अ वे ब्लड जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता रहता है। मेन काम इसका क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सी चीज़ें, ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, ये वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, सो हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। सो एंड दैट इज़ वाई ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द सर्कुलेटरी मीडियम। चूँकि ये सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, तो टिश्यू की भाषा में अगर हम बात करें, सो ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें होता है 78% वाटर एंड 22% सॉलिड्स। तो चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोले तो मतलब ब्लड के अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट ये सेल्स जो हैं एक ग्राउंड मटेरियल पे एम्बेडेड होता है, एक मैट्रिक्स पे एम्बेडेड होता है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर बाकी सारे अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से सेल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें आरबीसीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसीज जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज के सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इन सेल्स की खास बात ये होती है, नाम से पता चल रहा है रेड ब्लड सेल, मतलब ये रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की एक खास बात है कि इन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ना बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, मतलब दे हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, और इसी वजह से आरबीसीज का मेन
मेन काम ही होता है लंग्स से ऑक्सीजन को उठाना और उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देना, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, तो भाई ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले आता है और इसी तरीके से बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर इसे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो आरबीसीज का जो स्मॉल साइज है वो भी कितना काम आता है। चूंकि आरबीसीज का साइज बहुत स्मॉल होता है तो ये कैपिलरीज जो कि एक्सट्रीमली थिन वेसल्स होते हैं उनके अंदर से भी फ्लो कर जाते हैं। तो अगला नंबर है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का। व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होता है। इनका मेन काम होता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और इसी वजह से ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को डेवलप करता है। मतलब आपने सुना होगा राइट, हम लोग बहुत बार लोग कहते हैं कि यार इसकी बॉडी में ना इम्यूनिटी अच्छी है, देखो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता, राइट। सो इसका मतलब है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी के जो ऐसे सेल्स है जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं वो इतने एक्टिव है कि जल्दी से बॉडी में इन्फेक्शन होता नहीं है, राइट। तो WBCs की एक खास और बात है वो ये है कि ये बॉडी के अंदर अलाइव होते हैं फॉर 4 to 5 डेज, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है। WBCs कई टाइप के होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अभी फिलहाल हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी 11th-12th में इनके बारे में भी डिटेल में बिल्कुल पढ़ोगे। इसके बाद अगला कॉम्पोनेंट हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत छोटे साइज का होता है, दे आर स्मॉलर इन साइज बट दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग देखो कैसे यूजफुल होता है। जब कभी भी हमें कहीं चोट लग जाती है, जैसे मान लो सब्जी काटते हुए हाथ कट गया, क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, राइट, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। अगर मान लो ये ब्लीडिंग होते ही रहे, कभी रुके ही ना, तो क्या हो सकता है, उस छोटे से इंजरी से वो छोटा सा इंजरी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड ही है। अगर सारा ब्लड निकलने ही लग जाएगा तो उस इंसान की डेथ हो सकती है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में काम आता है ब्लड क्लॉट। आपने देखा होगा क्या होता है जब कट जाता है, कहीं पे भी चोट लगती है, थोड़ी देर तक ब्लड फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। कैसे रुक जाती है, उस वाले जगह पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से ये जो ब्लड क्लॉट है ये एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। एट द सेम टाइम ये जो ब्लड का जो पंपिंग मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर उसको भी सुरक्षित रखता है। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर जैसे मैंने वो वाटर डिस्पेंसर का एग्जाम्पल लिया था, याद है, पंपिंग मैकेनिज्म समझाने के लिए। अब मान लो अगर उस बॉटल में कहीं पे छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, पानी कहीं और से भी निकल रहा है ऑलरेडी, राइट। तो उस वजह से ये जो पंपिंग का जो मैकेनिज्म है ना ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उस पाइप में हमने कहीं और भी छेद कर दिया है, करेक्ट, तो वहां से ऑलरेडी पानी निकल रहा है। सो सिमिलर इज द केस हियर। अगर कोई ऐसा छेद हो जाए, कोई ऐसी इंजरी हो जाए जहां से ब्लड एनीवेज लीक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लड पंपिंग का जो मैकेनिज्म है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग से एक तो एक्सेसिव ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है, ऊपर से जो ये पंपिंग मैकेनिज्म है ये भी एफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो इस वजह से प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। तो चलो बच्चों, ब्लड के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं हम हमारा अगला सर्कुलेटरी मीडियम विच इज लिम्फ। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है सबसे पहले तो, क्योंकि ब्लड लाल होता है और लिम्फ होता है कलरलेस। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आता है कि इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? वो ऐसे पता चलेगा जब आप ये जानोगे कि लिम्फ बनता कैसे है। तो कैपिलरीज के वॉल्स में जो छोटे छोटे इधर उधर पोर्स रह जाते हैं, उन पोर्स से जो थोड़ा बहुत प्लाज्मा, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स, थोड़े बहुत ब्लड सेल्स जो बाहर निकल के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आ पहुंचते हैं, वही बनाते हैं लिम्फ। तो ऑब्वियसली इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में बनता है या फिर वहां पे पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो लिम्फ का अगर कॉम्पोजिशन कंपेयर किया जाए तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा, जस्ट दैट प्लाज्मा के मुकाबले लिम्फ में काफ़ी कम प्रोटीन्स होता है। लिम्फ के अगर फ्लो की बात करें तो लिम्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंड दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट,
ठीक है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो मान लो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जब बहुत एक्सेस वाटर हो जाता है, उस एक्सेस फ्लूइड को ये वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। सिमिलरली ये जो भी एब्जॉर्ब्ड फैट होते हैं, कहाँ पर एब्जॉर्ब्ड फैट मिलेगा, सोचो डाइजेशन का प्रोसेस सोचो, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा था, इंटेस्टाइन में, एग्जैक्टली। तो इंटेस्टाइन में जो भी एब्जॉर्ब्ड फैट होता है उसे ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। तो इस तरीके से लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब अगर लिम्फ के ऑर्गेनाइजेशन की या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि लिम्फ जो है ये ओपन अप कर जाते हैं लिम्फैटिक कैपिलरीज में। जैसे हमने ब्लड वेसल्स के केस में देखा था ना, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स, फिर आर्टेरियोल्स से कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज ज्वाइन कर गए कहाँ पे, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, राइट। तो उसी तरीके से अगर हम लिम्फ की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं लिम्फैटिक कैपिलरीज होते हैं जो फर्दर लिम्फ वेसल्स में ज्वाइन करते हैं, जो कि फर्दर वेन्स में जाके ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फ्लो होता है लिम्फैटिक कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स से वेन्स। तो चलो हो जाए फटाफट एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ में होता है प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स। अगर डायरेक्शन की बात करें, मूवमेंट की, तो ब्लड जो है ये मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज वाइसा वर्सा, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। लेकिन लिम्फ का जो मूवमेंट है ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ये मूव करता है ओनली फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट। अगर बात करें मूव करने की स्पीड की तो ब्लड फ्लोज रैपिडली लेकिन लिम्फ फ्लोज स्लोली। प्रोटीन कंटेंट की अगर बात करें तो ब्लड में पाया जाता है बहुत सारा प्रोटीन्स, उसके मुकाबले लिम्फ में पाया जाता है काफी कम प्रोटीन। तो बच्चों ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, तो अब बारी है प्लांट्स की। तो देखते हैं प्लांट्स में इंटरनल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उससे भी पहले ये सोचो कि प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत है। वाटर, बिल्कुल, क्योंकि प्लांट्स के सभी पार्ट्स को वाटर की ज़रूरत है, बट वाटर हम देते कहाँ हैं, ज़मीन पे, या फिर सॉइल से वाटर आता है रूट के थ्रू, बट उसे रूट से पूरे प्लांट में पहुँच जाना है। और दूसरी चीज़ है फूड। फूड प्लांट में कहाँ बनता है, जो प्लांट का किचन है, राइट, दैट इज लीव्स। फोटोसिंथेसिस से लीव्स में खाना बनता है, बट इस खाने को भी प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुँचना है, राइट। तो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट हम बेसिकली पढ़ेंगे। बच्चों हम नोटिस करते हैं कि प्लांट्स जो हैं अदर एनिमल्स की तरह मोबाइल नहीं होते हैं। मतलब प्लांट्स को देखा है कभी कि भाई हाँ अभी शाम का टाइम है, चलो थोड़ा इवनिंग वॉक करके आते हैं, नहीं, राइट। सो प्लांट्स अपनी जगह पे रहते हैं। चूंकि वो अपनी जगह पे रहते हैं तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। चूंकि हम दौड़ते भागते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते, इतने एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्लांट्स की उस मुकाबले एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। तो इस वजह से प्लांट के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो वो अगर एनिमल्स के मुकाबले थोड़ा स्लो हो तो भी चलेगा, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि वो बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जो भले थोड़ा स्लो हो चलेगा, लेकिन इट शुड बी एबल टू रीच ओवर लार्जर डिस्टेंसेस। ठीक है, तो कौन करता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन? वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स के अंदर आती हैं दो चीज़ें, जाइलेम एंड फ्लोएम, जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। ठीक है, तो चलो अभी डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं जाइलेम और फ्लोएम का फंक्शन। अगेन जाइलेम फ्लोएम अगर आपके लिए नए टर्म्स हैं प्लीज नोट। तो जाइलेम क्या करता है? ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पानी या मिनरल्स प्लांट रूट्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल में से लेता है। तो यानी कि इसका अपवर्ड मूवमेंट कराना पड़ेगा सो दैट इस पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स, जो प्लांट का एकदम जो टॉप मोस्ट जो लीफ है वहाँ तक उसे पहुँचना है, वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स हैं प्लांट में, इसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट, एसेंट मतलब क्योंकि ये ऊपर की तरफ एसेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है वो भी हम समझेंगे थोड़ी ही देर में। ठीक है, अब चलते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो मूवमेंट है जहाँ पर लीव से प्लांट के सभी पार्ट्स में
फूड पहुंच जाता है, फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो चलो सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे जाइलम को। जाइलम मोस्टली डेड सेल्स होते हैं। इसके अंदर मेजरली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का मेन काम होता है इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ये वर्टिकली अपवर्ड जो है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो दो अलग अलग टर्म है, ट्रैकिड्स और वेसल्स, तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो चलो देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ अ ट्रैकिड लुक्स लाइक। सो ट्रैकिड्स जो है ये मेजरली कंडक्शन करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर कंडक्शन होता है थ्रू द पिट्स। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग है। हम देखते हैं बहुत सारे वेसल्स जो है ना वो एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं ताकि वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाए। वेसल्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं इन कंडक्शन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद बारी आती है जाइलम पैरेन्काइमा की, जिसका मेन काम होता है टू स्टोर फूड, एंड जाइलम फाइबर्स जिसका मेन काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो चलो बच्चों अब समझते हैं कि ये एसेंट ऑफ सैप एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर दो फेनोमेनन का बहुत क्रिटिकल रोल रहेगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, बट ऑस्मोसिस टर्म हम यूज करते हैं वाटर के लिए, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम ही बात बताती है। ठीक है, अब देखना इसी लॉजिक के हिसाब से होता है हमारा एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप में होता क्या है, वाटर और मिनरल्स जो प्लांट को प्राइमरीली मिलता है सॉइल से मिला, सॉइल में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रूट हेयर्स में उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे प्लांट का जो रूट है, ये जो रूट हेयर्स हैं ये डायरेक्टली सॉइल से कॉन्टैक्ट में है। अब अगर सॉइल को कंपेयर करो इन रूट हेयर्स के साथ तो कहाँ पर मिनरल्स और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉइल में। सो ऑब्वियसली मूवमेंट किधर किस तरफ होती है, इस तरफ। तो यानी कि ये वाटर और मिनरल्स जो हैं ये इन रूट हेयर्स पे आ जाते हैं। रूट हेयर्स के बाद जब रूट हेयर्स का कंपेयर करो विथ जाइलम वेसल्स ऑफ रूट में जो जाइलम के वेसल्स हैं उससे कंपेयर करो तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, रूट हेयर्स में ज़्यादा है। तो इस वजह से ये वापस किधर मूव करने लगेंगे, जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करने लगेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जाइलम ऑफ रूट से जब ये स्टेम की तरफ जाएंगे तो देखेंगे स्टेम के जो जाइलम वेसल्स हैं उनमें इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसीलिए यहाँ से फिर ये स्टेम के जाइलम वेसल्स में मूव करने लगेंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर ये पहुँच जाएंगे लीफ तक। तो मतलब बेसिकली इस तरीके से करते करते जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। और किसके थ्रू जाते रहेंगे, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वेसल्स और ट्रैकिड्स जो हैं यही वो एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली कंडक्शन में मदद करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, ये पूरे अपवर्ड मूवमेंट के पीछे कॉन्सेंट्रेशन का खेला होता है। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ मूवमेंट होती रहती है। चलो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि कौन से वो फोर्सेस हैं जो फेवर करते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो वाटर और मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट है, ये अपवर्ड मूवमेंट होता कैसे है, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो हमें समझ में आता है कि भाई ग्रेविटी है, बट ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है, कौन सा फोर्स है जो इसे खींच रहा है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब हम नोटिस करते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर जो पानी होता है 1 to 2% ऑफ द वाटर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, A large amount of water is lost by transpiration. ट्रांसपीरेशन पता है क्या होता है, ट्रांसपीरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान प्लांट के लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट होते रहता है और सराउंडिंग्स में लॉस्ट होता जाता है, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। हम देखते हैं कि एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्लांट से लूज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब इसे ऐसे समझो, लेट अस सपोज कि एक ऐसा प्लांट है, प्लांट के जो ऊपर जो लीफ के जो सरफेस वाले पार्ट है वहाँ से पूरा वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, वाटर गायब हो जा रहा है, वाटर नहीं है वहाँ पे। अब क्या हो गया, ऊपर खाली हो गया, खाली मतलब वाटर नहीं है, नीचे वाटर है, तो इसके वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है जो नीचे से वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है।
ठीक है। सो इट इज मोर अबाउट कि समझ लो ऊपर पानी खत्म हो गया कि भाई अब पानी चाहिए, पानी चाहिए, कहाँ है पानी, नीचे है, तो चलो भाई खींचो पानी को, राइट। सो दैट सक्शन फोर्स जो है ये फेवर करता है एसेंट ऑफ सैप। इस सक्शन फोर्स की वजह से ही पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रांसपीरेशन ने एक रोल प्ले किया। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने फेवर किया एसेंट ऑफ सैप। दूसरी तरफ बता सकते हो एक और प्रोसेस कौन सा था जिसने इस एसेंट ऑफ सैप को फेवर किया? डिफ्यूजन। एग्जैक्टली। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उधर से मूव करता है जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, उस तरफ मूव करता है जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। यहां भी वही हुआ, ऊपर की तरफ पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, नीचे की तरफ पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसेंट ऑफ सैप को फेवर करता है प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ट्रांसपीरेशन। तो चलो बच्चों, अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी लिविंग एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम में? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सीव ट्यूब्स। नाम से पता चल रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेन काम होता है कंडक्शन। ठीक है, क्या कंडक्ट करते हैं ये? फूड, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। अब ये जो सीव ट्यूब्स है ना, ये अकेले कंडक्शन का काम नहीं कर पाते हैं, इन्हें मदद चाहिए होती है कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन वर्ड का मतलब ही होता है दोस्त। तो यानी कि सीव ट्यूब्स को कंडक्ट करने के लिए कौन से दोस्त की हेल्प चाहिए होती है? कंपेनियन सेल्स की। अगर नज़र घुमाए कंपेनियन सेल्स की तरफ तो कंपेनियन सेल्स का काम होता है सीव ट्यूब के जो एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, ताकि सीव ट्यूब जो है वो कंडक्शन का काम ढंग से कर सके। इसके बाद बारी है फ्लोएम पैरेन्काइमा की, जिसका काम अगेन वही होता है स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स लाइक स्टार्च। और उसके बाद है फ्लोएम फाइबर्स, जो कि डेड सेल्स होते हैं और उनका काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली मूवमेंट होता कैसे है फ्लोएम में। तो ये जो फूड है, ये फूड बनता कैसे है? फोटोसिंथेसिस से। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वही फूड है। तो ये प्रोडक्ट मूव कर जाता है फ्लोएम टिश्यू में। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोएम टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। राइट, ऑस्मोसिस क्या है? वही सेम चीज़ यार, मूवमेंट कहाँ से? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, द सेम फंडा। ठीक है, तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, बाकी जो टिश्यूज़ हैं उनका प्रेशर कम रहता है। तो एज अ रिजल्ट ये जो फूड मटेरियल्स है ये कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? फ्लोएम टिश्यू से जो बाकी पार्ट से वहाँ पर मूव करते हैं, और इस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है। तो चलो बच्चों, अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर बात करें जाइलम की, जाइलम में होता है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि वाटर, मिनरल्स, जो भी चीजें ये ट्रांसपोर्ट करता है ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में पाया जाता है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं ये और कहां से? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, मतलब रूट से ऊपर के पार्ट्स में। ठीक है, इसीलिए यहां पर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी तरफ अगर फ्लोएम की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, हार्मोन्स, कहाँ से? लीव्स से वेरियस प्लांट पार्ट्स। अब देखो, लीव से ऊपर नीचे सारे पार्ट्स में ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस वजह से दैट इज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जाइलम के टिश्यूज, जाइलम के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो से यार दे आर डेड ऑन मैच्योरिटी। फ्लोएम की बात करें तो दे आर लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। अगर इनके लोकेशन की बात करें तो जाइलम लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल, और फ्लोएम लोकेटेड होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ वास्कुलर बंडल। अब ये बात शायद थोड़ी कम समझ में आई हो, क्योंकि वास्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। एक्चुअली इस लेवल पे जरूरत नहीं है, आप अपने 11th-12th में इस वास्कुलर बंडल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो तब हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम का लोकेशन। तो बच्चों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के अभी तक हम जान चुके हैं 3 लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब बारी है हमारे चौथे लाइफ प्रोसेसेस की, विच इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स बोले तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये जो इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारे वेस्ट मटीरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए हार्मफुल हैं।
उस तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। आई एम श्योर सबको ये बात समझ में आ ही रही होगी कि एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जमा होते गए तो इससे क्या हो सकता है, बॉडी को नुकसान हो सकता है, डिजीजेस हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक्सक्रीशन के प्रोसेस की होने की वजह से बॉडी के अंदर आयंस का करेक्ट बैलेंस मेंटेन रहता है, वाटर का करेक्ट बैलेंस मेंटेन रहता है, राइट। सो आई एम श्योर आप कन्विंस्ड हो कि एक्सक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो चलो इसे समझते हैं। तो बच्चों, एक्सक्रीशन की कहानी की शुरुआत करेंगे विथ प्लांट्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट्स का जो मोस्ट पॉपुलर फूड मेकिंग प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट की तरह निकल के आता है, राइट। तो एक तरीके से सोचा जाए तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन उस मोमेंट के लिए एक वेस्ट मटेरियल है, बट वो कहाँ पे यूज हो जाता है, वो यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर भी रिलीज होता है, और ये वाटर जो है ना, लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमने कई बार डिस्कस किया, जिसमें प्लांट के लीव्स के जो स्टोमेटा है उसके थ्रू वाटर वेपर की तरह सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाता है। इसके भी अलावा प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, गम्स, क्विनाइन एक्सेट्रा। इनफैक्ट कुछ प्लांट्स एक्सक्रीट इस फॉर्मेट में भी करते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं, जो बार्क है वो झड़ जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ एक्सक्रीशन फॉर प्लांट्स। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कौन कौन होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले तो होता है वन पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि 2 किडनीज होते हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं किडनी से निकलते हुए, दे आर द यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। अब एक एक करके इन सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं और उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो चलो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है अ पेयर ऑफ किडनीज। 2 किडनीज पाए जाते हैं, बैकबोन के 2 तरफ 2 किडनीज होती हैं। इनका जो शेप होता है ये बीन के शेप का होता है, राजमा के शेप का होता है हमारा किडनी, इसीलिए राजमा को किडनी बीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप नोटिस करोगे इसकी जो शेप है ना, उसमें इनर साइड पे एक नॉच होता है जिसे कहा जाता है हाइलम। किडनीज लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन में। और इसके बाद अगला नंबर आता है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों किडनी के हाइलम से अराइज होते हैं और ये पहुंच जाते हैं सीधे, ये कनेक्ट करते हैं सीधे यूरिनरी ब्लैडर पे। अब बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसका मेन काम होता है टू स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर फर्दर ओपन अप करता है टू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का काम क्या होता है? यूरिथ्रा आउटसाइड को ओपन करता है, आउटसाइड में जाके ओपन होता है, बिकॉज दिस इज द प्लेस थ्रू विच ये सारे वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सो यूरिथ्रा आउटसाइड को ओपन करता है थ्रू द यूरिथ्रल एपर्चर। यूरिथ्रा का जो लेंथ होता है ये मेल्स की बॉडी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो चलो बच्चों फटाफट से देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन का जो फ्लो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख ही रहा है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जितना हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किडनी के अंदर किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पे फिल्टरेशन हो रहा होता है, राइट, ब्लड में से फिल्टरेशन करके तो यूरिन बनेगा, वो होता है नेफ्रॉन। उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली किडनी के अंदर यूरिन बनता है, उसके बाद वही यूरिन यूरेटर के थ्रू नीचे की तरफ मूव करता है और जाके पहुँच जाता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो ये जो थैली है ये एक तरीके से यूरिन को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सफिशिएंटली फुल हो जाता है तो हमें नर्वस सिस्टम के थ्रू वो अर्ज का फील होता है कि नाउ इट इज टाइम टू पास यूरिन एंड देन द यूरिन इज रिलीज्ड टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा था, किडनी, यूरेटर,
यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो इस तरीके से यूरिन जो है बन के हमारी बॉडी से रिलीज होती है एंड दैट्स हाउ द मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो चलो बच्चों अब ये देखते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस होता कैसे है। यूरिन का मेन पर्पस होता है कि बॉडी के अंदर से जितने भी यूरिया, यूरिक जैसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो ब्लड में हैं उनको हटाना। कैसे हटता है? बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता कहाँ है? किडनी के अंदर होता है, करेक्ट, बट किडनी के अंदर कहाँ? तो जिस तरह से हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है उसी तरह एक किडनी जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स से बनी होती है एंड नेफ्रॉन्स जो है यही किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स के अंदर ही एक्चुअल में ये फिल्ट्रेशन का जो काम है ये होता है। इसी वजह से कहा जाता है दैट नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। तो चलो बच्चों अब ये जानने के लिए कि नेफ्रॉन्स किडनी के फंक्शनल यूनिट्स कैसे हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ग्लोमेरुलस अगेन इज अ न्यू टर्म, सो प्लीज नोट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लोमेरुलस कहाँ से बनते हैं। हमने अभी तक देखा ट्रांसपोर्टेशन में कि आर्टरीज ब्लड को कैरी करते हैं, तो इन्हीं आर्टरीज से अराइज होते हैं ये ग्लोमेरुलस, जो अपने साथ लेकर के आते हैं ब्लड, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी होता है और एक्सेस वाटर भी होता है। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस जो है ये नेफ्रॉन के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये ब्लड आता है, जिसकी हम फिल्ट्रेशन करके यूरिन बनाएंगे, करेक्ट। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस ग्लोमेरुलस के साथ अटैच होता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है, जिसके अंदर वो फिल्टर्ड यूरिन जमा होता है। ठीक है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल का इसका मतलब ऐसा हुआ कि ग्लोमेरुलस से कनेक्टेड है बोमेन्स कैप्सूल और बोमेन्स कैप्सूल के दूसरे एंड से कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होगा, जो यूरिन है उसे कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेशन का ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो भी फिल्टर्ड यूरिन बनता है, फ्लो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये फिल्टर्ड एक बार यूरिन बन गया तो ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है और उसके बाद फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस 1 और ये वीडियो यानी कि लाइफ प्रोसेसेस 2 पूरा देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।